जय हिंद साथियों। अगर आप यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, एसएससी या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और मेहनत के बावजूद सवाल गलत हो जाते हैं, तो गलती आपकी मेहनत में नहीं, गलती है सवाल समझने के तरीके में। इस वीडियो में मैं आपको वही जीके जीएस के सवाल लाया हूँ जो परीक्षा में सीधे नहीं बल्कि घुमा फिरा कर, ट्रैप बनाकर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी 10 सवाल जो है आपकी रैंक को बदल सकते हैं। तो चलिए, आपका पहला सवाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1937। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि साथियों 1937 में ही जो है उत्तर प्रदेश को, जिसका नाम था क्या, संयुक्त प्रांत, इसको एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और इसका जो नाम है वह 1950 में चेंज करके क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो पहले क्या था, संयुक्त प्रांत नाम था, और फिर उसके बाद में 1950 में क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है साथियों, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर ए, गोविंद बल्लभ पंत जो है आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और ये कब से कब तक थे? तो ये 1946 से जो है आपका साथियों 1946 से लेकर 1954 तक जो है 1954 तक जो है रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो आपका जो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, वह हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? या उत्तर प्रदेश की बात करें या किसी भी राज्य में बात करें तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है वह कौन करता है साथियों? तो वह करते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, और यह किस अनुच्छेद के अनुसार करते हैं? तो यह आपको अनुच्छेद जो है 155 के अनुसार क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का संविधान किस तिथि से लागू हुआ? लागू हुआ पूछा गया है साथियों, किस तिथि से जो है भारत का संविधान जो है लागू हुआ था? तो यह आपका 26 जनवरी 1950 से जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है साथियों, और इसी दिन जो है भारत आपका गणराज्य बन गया था। साथियों ऐसे ही बेसिक से सवाल ही एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे जो है इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है और आपको भटकना नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निदेशक तत्वों से संबंधित है? तो आपका जो सही जवाब होगा यह हो जाएगा भाग 4 से, और अनुच्छेद जो है 36 से, यानी आर्टिकल 36 से लेकर साथियों, कहाँ से, 36 से लेकर 51 तक जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भाग 4 में। और यह किससे संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो यह आपके जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है साथियों, और यह जो है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह साथियों आपका 1976 में। कब? 1976 में साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका। चलिए अगला है आपका, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है साथियों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह आपका सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में। और इसे ही जो है साथियों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, यानी भगवान गौतम बुद्ध के जो पहला उपदेश है उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और यह सारनाथ में हुआ था। कहाँ पे? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, क्या है, महाभारत कालीन हस्तिनापुर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो महाभारत के समय में जो हस्तिनापुर था वह हस्तिनापुर आज के समय में किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे?
उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, मेरठ ज़िले में साथियों, कहाँ पे, मेरठ ज़िले में, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में ये हस्तिनापुर वर्तमान में स्थित है, जहाँ पे महाभारत के जो कि महाभारत के समय का है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश की बात करनी है साथियों। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी ही वह ऐसा जगह है जो उत्तर प्रदेश में जैन धर्म से संबंधित है और उसका एक प्रमुख केंद्र भी है। वैसे तो कई सारे स्थान हैं आपका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका, रामायण काल से संबंधित स्थल कौन सा है। प्रयागराज, अयोध्या, काशी या मिर्ज़ापुर। तो साथियों यहाँ पे बात किसकी गई है, रामायण की। तो आपका कौन सा जवाब हो जाएगा सही साथियों। तो ये आपका हो जाएगा अयोध्या। ठीक है साथियों, रामायण जो हुआ था वह किसके भी मतलब रामायण के जो मुख्य पात्र थे वो भगवान राम ही तो थे। ठीक है, तो भगवान राम कहाँ से बिलोंग करते हैं, अयोध्या से करते हैं। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या। अगला प्रश्न है साथियों, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोमुख। ठीक है साथियों, गोमुख। अगर आपको ऑप्शन में गोमुख नहीं मिलता है तो आप गंगोत्री पे टिक लगा सकते हैं, पर जो गंगोत्री का जो मुख होता है साथियों, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, उसे आप गोमुख ही कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे गोमुख ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, गोमुख इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यह आपका हो जाएगा साथियों गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी, क्योंकि यह राज्य में सबसे अधिक दूरी तय करती है। ठीक है साथियों, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी होगी वह गंगा होगी। चलिए अगला है आपका कि तराई क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है साथियों। तो तराई क्षेत्र जो है आपका यह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, जो कि नेपाल से सटे हुए भाग हैं आपके उत्तर प्रदेश के, उन्हीं को जो है तराई क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो ये जो क्षेत्र होते हैं तराई, यह बहुत ही उपजाऊ भी माने जाते हैं, या होते भी हैं, माने क्या जाते हैं, होते हैं भाई। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल सीमा से लगा है। ठीक है, नेपाल सीमा से लगा है। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई या रायबरेली। तो आप लोग अपना कमेंट जो है करके बताइए आपका आंसर। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यह आपका हो जाएगा यकृत, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं इंग्लिश में। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है साथियों। तो रक्त का जो लाल रंग है यह आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं आपका, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है साथियों। ओजोन परत जो है आपका किस मंडल में पाया जाता है। तो यह आपका जो है समताप मंडल में पाया जाता है साथियों। कब, किसमें, समताप मंडल में। और ओजोन परत करता क्या है साथियों, यह आपका जो है पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है। और कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष की बात की गई साथियों यहाँ पे। तो आपके जो हो जाएगा सही जवाब वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपका सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है आपका, कौन सा, पंथ निरपेक्ष शब्द है, यह कब जोड़ा गया साथियों। ठीक है, तो यह आपका 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। किसमें, 42वें संविधान संशोधन, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि यह कब हुआ था, 1976 में साथियों। कब, 1976 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। ठीक है साथियों, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, मौलिक अधिकार की बात की गई, सॉरी साथियों ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो मौलिक अधिकारों की जो निलंबित करने की शक्ति है यह आपका राष्ट्रपति के पास प्राप्त है। लेकिन कब, जब आपातकाल का समय हो। किसका साथियों,
काल का समय हो, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम ऐसा हो सकता है, बाकी किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तब मौलिक अधिकार की बात करें साथियों, तो यह जो आपका संपत्ति का अधिकार है, यह पहले एक मौलिक अधिकार था, परंतु इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है, आपके जो है मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही जवाब हो जाएगा, यह एक मौलिक अधिकार अब नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा की बात करें साथियों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 वर्ष। और राज्यसभा ही वह ऐसा सभा है जो कभी भंग नहीं होता, और इसके जो है प्रत्येक 2 वर्ष में, क्या प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य जो होते हैं वह रिटायर हो जाते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है साथियों, वह होता है आपका 5 वर्षों का। कितने, 5 वर्षों का। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो जो कैग होता है साथियों, कैग, इसकी जो नियुक्ति है आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो यह अनुच्छेद 148 के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है साथियों, अनुच्छेद 148 में, ठीक है, राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति आर्टिकल 148। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपका क्या जवाब हो जाएगा, तो सही जवाब होगा 12। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जो कि समय समय पर बढ़ाई गई हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर, ठीक है साथियों। तो प्रत्यक्ष कर की आपकी बात करे जाए तो यह आपका हो जाएगा आयकर, ठीक है। आयकर जो है एक प्रत्यक्ष कर है, ठीक है साथियों। तो इकोनॉमी जो है साथियों वह डरने के लिए नहीं है, सिलेक्शन दिलाने के लिए है। तो आप डरिए मत इकोनॉमी से, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा बस। अगला है आपका, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी साथियों, उसका जो मुख्य विषय था या मुख्य उद्देश्य था, वह था आपका कृषि विकास, यानी कृषि का विकास करना, ठीक है, जिससे क्या हो सके, हमारे जो उस समय 1952 की बात है, 1950 के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय खाद्य संकट हमारे देश पर मंडरा रहा था, ठीक है। इसीलिए जो है कृषि पे विकास पर ज़्यादा फोकस किया गया आपका। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1935 में हुई थी। और किसने की थी या किसकी सिफारिश पर हुई थी। तो यह हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, किसकी, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर जो है हुई थी। चलिए अगला हो जाएगा आपका, हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध, तो साथियों यह आपका हो जाएगा कृषि से, ठीक है, किससे, हरित क्रांति का संबंध जो है कृषि से। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक साथियों है आपका, वह हो जाएगा SBI। कौन सा, SBI, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। भारत की बात की गई है, तो भारत में यह जो है आपके किसके द्वारा किया जाता है साथियों, किसके द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा NSO के द्वारा, ठीक है, NSO के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की आकलन किया जाता है। चलिए अगला है, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना हुई। ठीक है साथियों, तो योजना आयोग के स्थान पर जो है आपका नीति आयोग जो है इसकी स्थापना की गई थी। और कब हुई थी, यह वर्ष 2015 में गठित हुई थी। कब साथियों, वर्ष 2015 में गठित हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि भारत में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है साथियों। भारत में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा यह वित्त मंत्री करते हैं। कौन, वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों इसी के साथ में हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर
यहाँ तक वीडियो को देखा है आपने दोस्त, तो सिलेक्शन भी दूर नहीं है। बस रोज़ जुड़े रहो और कंसिस्टेंसी मत तोड़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।